Hello kids and welcome back to my channel Hina's Biology World, where learning biology is super easy and interesting. Today I'm going to discuss another topic from chapter Biotechnology, and that is cloning vectors. बच्चे, इस चैप्टर में बिगनिंग से हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमने एंडोन्यूक्लियसिस का यूज किया हो, जिससे हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट किया, या फिर उनको कट करने के बाद हमने उनको सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया, और अब हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कट कर सेपरेट हो चुके हैं, जरूरी है कि हम उनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालें और फिर वहां पर हम उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कराएं और फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएं। तो यही काम कराने के लिए कौन सा काम? वो काम जिसके अंदर हम हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करा रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें। यही काम कराने में मदद करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। तो आइए आज हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। बेटा, क्लोनिंग वेक्टर्स बेसिकली हेल्प करते हैं हमें कैरी करने में फॉरेन डीएनए को, ताकि वो उसे होस्ट सेल के अंदर डाल सके। अब हमारे पास एक वेक्टर डीएनए था जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से कट कराया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कराया। अब हमें इसी वेक्टर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कराना है। तो ये ट्रांसफर कराने का काम करेगा क्लोनिंग वेक्टर्स। अब बेटा, जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है प्लाज्मिड्स। Plasmids is basically an extra chromosomal circular DNA which is present in mostly microorganisms. Bacteriophages है दूसरा टाइप का प्लाज्मिड। Bacteriophages are basically those viruses which can infect bacteria. आपने 11th क्लास में बैक्टीरियोफाजेस का स्ट्रक्चर और वो क्या है ये चीज पढ़ी है। So, what are cloning vectors? They carry foreign DNA segment into host cell. How many types of cloning vectors are there? There are two types of cloning vectors. The first one is plasmid. Plasmid is basically the extracircular chromosomal DNA which is present in microorganisms. The next one is bacteriophages. These bacteriophages are basically the viruses that can infect bacteria. अब बच्चे, आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक में ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर का। ये डायग्राम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। या तो ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं ड्रॉ PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर, या फिर आपको PBR 322 का डायग्राम बना हुआ आता है और आपको उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग पार्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि उसमें से सिलेक्टेबल मार्कर क्या है वो बताओ, ओरी को लेबल करो, क्यों PBR 322 को सबसे बेस्ट यूज प्लाज्मिड माना गया है। तो यही सब अब मैं आपको बताऊंगी। बेटा, PBR 322 जो है वो सबसे पहला आर्टिफिशियली बनाया गया एक प्लाज्मिड यानी कि क्लोनिंग वेक्टर है। अब अभी मैंने आपको बताया कि क्लोनिंग वेक्टर के दो टाइप हैं, या तो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज। तो जो PBR 322 है ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में आता है, मतलब कि ये एक टाइप का प्लाज्मिड है। तो दिखने में ये कैसा होगा? सर्क्यूलर होगा। क्या होगा ये एक बेसिकली क्रोमोसोमल डीएनए होगा जो कि अपने आप खुद को रेप्लिकेट कर पाएगा, और उसके अंदर अगर हम कोई आर्टिफिशियल फॉरेन डीएनए डालेंगे तो वो उसको भी रेप्लिकेट कर पाएगा। सो PBR 322 इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। कौन से साल में बनाया गया? 1977। किसने बनाया? बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने बनाया। और किस प्लाज्मिड से एक्सट्रैक्ट करके हमने PBR 322 बनाया? जो कोलाई, एस्कीरिया कोलाई के अंदर प्लाज्मिड था, उसको यूज करके हमने PBR 322 आर्टिफिशियली बनाया।
and PBR322 is the vast used cloning vector. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लोनिंग वेक्टर है विच इज मेड आर्टिफिशियली फ्रॉम ई कोलाई प्लाज्मिड. अब बेटा जब हम किसी चीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देते हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास की ही बात ले लो. कोई एक बच्चा क्लास का लीडर बनता है या मॉनिटर बनता है. टीचर्स क्या क्वालिटीज देखती हैं कि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, वो बच्चे का बॉन्ड सबके साथ अच्छा हो ताकि वो बच्चा सबको शांत रखवा सके या सबका काम करवा सके. इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड बच्चा होना चाहिए. अगर वो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो वो क्लास में भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा पाएगा. तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हम एक क्लास मॉनिटर में देखते हैं. सिमिलरली हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से उन्हें क्लोनिंग वेक्टर्स बनाया गया. ये जो फीचर्स अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैंने इन फीचर्स की सिर्फ हेडिंग्स बोर्ड पर लिखी है. इन फीचर्स का एक्सप्लेनेशन आप अपने आप भी अपने लैंग्वेज में एग्जाम में कर सकते हो. तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा जो भी एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको दूंगी. सो बेटा there are in total 4 features which has to be there in a plasmid or in a bacteriophage. तभी हम कहेंगे कि हाँ ये चीज क्लोनिंग वेक्टर बनने के लायक है. तो वो क्या 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं. नंबर 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरी ये टर्म आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं. आप ऑलरेडी जब मैंने आपको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बताया था, रेप्लिकेशन का प्रोसेस बताया था तो मैं आपको ओरी समझा चुकी हूं. तो ओरी क्या है बेटा. हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक साइट ऐसा होता है जहां पर हमारा डीएनए स्ट्रैंड खुद को ओपन करता है और खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करवाता है. तो क्योंकि ये जो प्लाज्मिड्स हैं इनके अंदर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होने की कैपेबिलिटी होती है. तो अगर ये खुद रेप्लिकेट हो सकते हैं तो इनके अंदर क्या होना जरूरी है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है. तभी ये खुद रेप्लिकेट हो पाएंगे. तो हमारी क्लोनिंग वेक्टर्स में पहला फीचर जो होना चाहिए वो है ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उनके अंदर वो ओरिजिन होना चाहिए जहां से वो अपने आप डीएनए को ओपन कर सकें और फिर खुद को रेप्लिकेट करवा सकें. जो दूसरा फीचर है बेटा वो है सिलेक्टेबल मार्कर. इसके नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं वो और वो कैसे हेल्प करते हैं हमें वो बताऊंगी. तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर आवर क्लोनिंग वेक्टर्स. जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा वो है क्लोनिंग साइट्स. क्लोनिंग साइट्स बेसिकली एक प्लाज्मिड के अंदर वो रिकॉग्निशन साइट होती हैं जो कि डिटेक्ट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आप मान लो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायग्राम समझाया था जिसके अंदर मैंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखी थी. आप ऐसा समझो कि एक सीक्वेंस जो थी वो हमारे फॉरेन डीएनए सेगमेंट की थी. जो दूसरी सीक्वेंस थी वो हमारे प्लाज्मिड यानी कि क्लोनिंग वेक्टर की थी. अब यहां पर तो ऑलरेडी काट दिया एंडोन्यूक्लियस ने जब हमने पूरे डीएनए फ्रेगमेंट को कट कराया था और हमने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट भी करा लिया. लेकिन अब जब मैं सेम एंडोन्यूक्लियस यूज करूंगी मेरे क्लोनिंग वेक्टर में तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, वापस से सेम साइट पर काट देगा और क्या बना रहेगा, एक स्टिकी एंड बना रहेगा. ये स्टिकी एंड किस में बना था, क्लोनिंग वेक्टर में बना था. दूसरा स्टिकी एंड कहां से आया, मैंने जो एल्यूशन करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से पिंच ऑफ किया था डीएनए फ्रेगमेंट उसमें से आया. अब ये दोनों स्टिकी एंड्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे. तो जो मेरा फॉरेन डीएनए था वो बहुत आसानी से मेरे क्लोनिंग वेक्टर का पार्ट बन गया क्योंकि दोनों स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ गए. तो बेटा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हम हमारे डीएनए में यूज कर रहे हैं वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इस क्लोनिंग वेक्टर में भी इस्तेमाल होने चाहिए.
ताकि करेक्ट स्टिकी एंड्स बने और हमारा फॉरेन डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए के साथ खुद को जोड़ सके और उसका पार्ट बन सके। इन्हीं साइट्स को हम कहते हैं क्लोनिंग साइट्स। तो क्लोनिंग साइट्स क्या है? क्लोनिंग साइट्स आर दोज रिकॉग्निशन साइट्स which are recognized by endonucleases in a cloning vector. When these endonucleases recognize these cloning sites in a cloning vector, they cut them and they leave a sticky end. From these sticky ends, the foreign DNA will go and bind and make a part of the cloning vector. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, हमारा एक और लास्ट फीचर है जो क्लोनिंग वेक्टर्स में होना चाहिए एंड दैट इज क्लोनिंग जीन्स। क्लोनिंग जीन्स क्या है बेटा? क्लोनिंग जीन्स बेसिकली वो जीन्स हैं जो कि बार बार खुद को क्लोन करेंगे, खुद को रेप्लिकेट करेंगे और जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसके नंबर को इंक्रीज करेंगे। क्लोनिंग का क्या मतलब है? सेम टू सेम कॉपी बनाना। क्लोन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टू सेम कॉपी हो अपने सिबलिंग्स के या अपने पेरेंट्स के। तो जो एक हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसकी ही मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम ये क्लोनिंग जीन्स करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्लोनिंग जीन्स आपको बताए हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। बेटा प्लांट्स के लिए हम टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड हमने निकाला है, सेपरेट किया है फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेशियंस से। एनिमल्स के लिए सिमिलरली 3 वायरसेस हैं, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस एंड पेपिलोमा वायरस। बेटा इन वायरसेस का या फिर इस प्लाज्मिड का बेसिकली काम क्या है? ये वायरसेस या फिर ये प्लाज्मिड केपेबल हैं कि ये प्लांट को इन्फेक्ट कर सकें या फिर एनिमल को इन्फेक्ट कर सकें। उसके साथ साथ ये केपेबल हैं उनके नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब नॉर्मल सेल्स का रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है लेकिन एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है जब तक कि उसको दोबारा होने का सिग्नल ना मिले। आपने सेल साइकिल तो पढ़ी ही है 11th क्लास में। आपको पता है कि अगर कोई सेल G0 फेज में चला जाए तो वो जब तक वापस से रेप्लिकेशन नहीं करेगा जब तक कि उसको एक इनिशिएशन नहीं मिलेगा फ्रॉम द ब्रेन। तो ऐसे सेल्स को हम क्लोनिंग कराने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक टाइम तक डिवाइड होंगे, एक टाइम तक क्लोन बनाएंगे लेकिन उसके बाद ये क्लोन बनाना छोड़ देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल है वो क्लोन पे क्लोन बनाता रहे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक कैंसरस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैंसरस सेल बिना किसी सोच समझ के डिवाइड होते रहते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस एज वेल एज पेपिलोमा वायरस, ये तीनों वायरस एनिमल्स में और ये प्लाज्मिड प्लांट्स में वही काम करते हैं दैट दे इन्फेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन दे कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज या बहुत बारी क्लोनिंग जीन जो है वो खुद को क्लोन करता है और जब वो खुद को क्लोन करता है तो हमारा फॉरेन डीएनए भी साथ में क्लोन होता रहता है। So this is all about cloning vectors and these are the 4 important features which needs to be there in a cloning vector, तभी वो cloning vector बनेगा। और आपको क्या नहीं भूलना है? PBR 322 का डायग्राम बाय हार्ट प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में आएगा तो बहुत सुंदर तरीके से वेल लेबलिंग के साथ उसको ड्रॉ करना है। बेटा जब आप PBR 322 का डायग्राम अपनी बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको एक ओरी दिखेगा, वहां पर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिखेंगे जैसे कि एम्पिसिलिन, रेजिस्टिविटी एंड अदर एंटीबायोटिक्स जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करेंगे, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। वहां पर आपको कुछ क्लोनिंग साइट्स भी दिखेंगे जहां पर आप ECOR1 का लेबलिंग और BAMH1 का लेबलिंग देख सकते हैं और आपको कुछ क्लोनिंग जीन्स भी दिखेंगे। जो एक्स्ट्रा जीन्स हैं जो लेबल्ड हैं वो सारे क्लोनिंग जीन्स हैं। So this is all about today. Don't forget to like my videos and yes, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या आप कोई और टॉपिक या कोई और चैप्टर चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं तो प्लीज उसको नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।
Thank you so much. And yes, keep learning biology.